दोस्तों आज पेश है खूनी कबूतर। ये कवर चित्र है दोस्तों। विचित्र उस दिन जोधपुर में उम्मेद महल में बसंतोत्सव मनाया जा रहा था। तभी लोहे के पिंजरे में खुंखार देते शेर मैदान में लाया गया। है कोई जो मेरे इस शेर भूखे शेर से लड़ सके? कुछ क्षण बाद हमें बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी रियासत में एक बीमा ने ऐसा शेर नहीं जन्मा। तभी उसी क्षण लोगों की भीड़ से निकलकर एक युवक शेर के पिंजरे के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु महाराज, मैं इस शेर के लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें शेर से लड़ोगे? युवक, तुम्हें शायद मालूम नहीं, यह भूखा है शेर है जो कुछ देर में ही तुम्हें चीर फट के खा जाएगा। क्षमा करें महाराज, मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ शेर भीगी बिल्ली बने अपनी मांद में रहते हैं। जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है। विश्वास न हो तो शेर को खोल कर देख लीजिए। ये बात है। युवक की बात सुनकर महाराज को गुस्से से आग बुबला उठे। उन्होंने एक सेवक को शेर का पिंजरा खोलने का आदेश दे दिया। राम सिंह, शेर का पिंजरा खोल दे। जो गया महाराज। और शेर जैसे ही राम सिंह शेर का पिंजरा खोल ले कि शेर को बाहर निकल कर जोर से दौड़ा। गुर्र, हे भगवान, यह शेर जरूर उस युवक को खा जाएगा। और अगले ही क्षण शेर युवक पर झपट कर तेजी से महाराज उमेद सिंह के मंच की ओर दौड़ा। अरे यह क्या, मंच की ओर दौड़ रहा है? कहीं यह महाराज के ऊपर हमला न कर दे। और शेर को खुला देख लोगों में भगदड़ मच गई। भागो, शेर आ रहा है, भागो, शेर आ गया। तभी महल के झरोखे में महाराज की औरतें चीख पड़ी। अरे कोई महाराज को बचाओ। महामंत्री, सेनापति, खुखार शेर से महाराज की रक्षा करो। उसी क्षण वीर युवक ने छलांग लगाई और शेर के पहुंचने से पहले महाराज के सामने जा पहुंचा। आप घबराइए नहीं महाराज, यह शेर आप पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। युवक को देखकर शेर उसके ऊपर युवक को देखकर शेर ने उस पर छलांग लगा दी और वह युवक शेर पर लिपटा हुआ मैदान में आ पहुंच गया। सब लोग आश्चर्यचकित से दोनों की कुश्ती देखने लगे। वाह, ऐसा द्वंद्व हमने आज तक नहीं देखा। इस युवक को सांस को देखकर शेर से कुश्ती लड़ रहा है। और कुछ देर बाद युवक शेर के दोनों पंजों को पैरों को दबा दिया और दोनों हाथों से शेर का मुंह के बीच से चीर डाला। अरे इसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर के 2 टुकड़े होकर देख लोग वाह वाह कर उठे। महाराज ने उस युवक को अपने गले से लगा लिया। वाह, कमाल कर दिया इस युवक ने। तुम धन्य है युवक, हमें तुम्हें बहादुरी पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। तुम्हारा नाम क्या है युवक? कहाँ रहते हो? मेरा नाम केशव है, पंडित है। आपकी रियासत में लगे हुए चूड़ामणि गांव में रहता हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह जैसे ही युवक जाने को मुड़ा। ठहरो वीर युवक, क्या अपनी वीरता का पुरस्कार नहीं लोगे? आपकी जान बच गई, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और शेर से कुश्ती लड़ने का वह मेरा शौक है, कोई पेशा नहीं महाराज, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। उसी क्षण एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ महाराज के सामने पहुंचा और सिर झुकाकर बोला। गजब हो गया महाराज। क्या हुआ शमशेर सिंह? महाराज, मैं अरब के सौदागर अल बिन हुद के उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे अचानक रास्ते में रेगिस्तानी डाकू खूनी कबूतर अरब का सौदागर उनके साथियों को बंदी बना लिया है। लेकिन मैं किसी बहाने बचकर आपको खबर देने के लिए यहाँ चला आया। खूनी
खूनी कबूतर के नाम से तो नाक में दम कर रखा है। इतने सारे रेगिस्तानी उसने सारे रेगिस्तान में तबाही मचा रखी है। खूनी कबूतर का नाम सुनते ही महाराज गुस्से में आग बुबला उठे। समझ में नहीं आता है खूनी कबूतर को हम कैसे निपटे। महाराज आप यह काम मुझे सौंप दे, मैं खूनी कबूतर से निपट लूँगा। तुम अकेले कैसे उन डाकुओं से निपटोगे? तुम चाहो तो अपनी मदद के लिए फौज ले जाओ केशव पंडित। नहीं महाराज, मुझे इस काम के लिए आपकी फौज नहीं, सिर्फ एक तेज जांबाज घोड़े की जरूरत है। ठीक है, तुम हमारा हीरागंज गन ले जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। धन्यवाद महाराज, मैं जल्दी ही खूनी कबूतर का सफाया करके आपसे मिलूंगा। उधर उधर अलबेदीन खुद सूद कैद कर लिए जाने के समाचार उसकी पत्नी को मिला तो वह चिंतित हो उठी। अब क्या होगा शहजान बेटी? हुआ क्या? जो मंजूर खुदा होगा। तुम चिंता मत करो, यह तुम्हारी बहादुर बेटी अपने पिता के खूनी कबूतर की कैद से छुड़ा कर लाएगी। क्या कह रही है? तू जाएगी? नहीं नहीं, तू उन डाकुओं को नहीं जानती, वे बड़े रहम और खूंखार दरिंदे हैं। तुम शायद अपनी बेटी को नहीं जानती अम्मी, वह डाकुओं से भी ज़्यादा खूंखार है। अगले ही पर राणा शाहजहान ने अपने एक सेवक को आदेश दिया, सलीम बनो, तुम जाकर अपने आदमियों को तैयार करो, हमें आज ही यहाँ से कूच करना है, जो हुक्म बनो। और कुछ ही देर बाद शाहजहान बनो अपने साथियों का काफिला लेकर रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। चल गब्रू, अब दुश्मनों को अपना कुछ कमाल दिखा दें। ही उधर केशव के वचन देने के बाद महाराज उमेद सिंह चिंता का अंत हुआ। हमारे इलाके में उस सौदागर को बंदी बनाना जाना बड़े शर्म की बात है महामंत्री। महाराज, अगर आप मेरी सलाह मानो तो तुरंत ही पीर साहब से जाकर मिलो, वह ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हम आज ही पीर साहब के पास जाएंगे महामंत्री। हमारे जाने के प्रबंध के लिए जो आज्ञा महाराज। उसी दिन महाराज उमेद सिंह अपने सेवक राम सिंह के साथ पीर साहब के मिलने चल दिए पड़े। चलते चलते उसे एक पहाड़ी के नीचे पहुँचे। राम सिंह, तुम यहीं रुको, हम घोड़ों को रखवाली करो, हम पीर साहब से मिलकर आते हैं। जो गया महाराज। महाराज उमेद सिंह पहाड़ी चढ़ गए। उसके बाद घाटी में पहुँचे। महाराज उमेद सिंह ने एक पेड़ के खोख में बिगुल निकालकर उसे 3 बार बजाया। बिगुल की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो महाराज? मैं पीर साहब के दर्शन करना चाहता हूँ खुदाबंद। महाराज की बात सुनकर वह व्यक्ति उल्टे पांव लौट गया। वह व्यक्ति वहाँ से जाते ही महाराज अपने फेटे में से रुपये की एक थैली निकाली और पेड़ की खोल में डाल दी। थोड़ी देर में वह व्यक्ति वापिस लौटा। चलें खुदाबंद। चलिए महाराज, पीर साहब आपको बुला रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ही दोनों एक गुफा में पहुँचे। यहाँ बैठिए, पीर साहब आ रहे हैं। और अगले ही पल एक बूढ़ा व्यक्ति महाराज के सामने आकर आसन पर बैठ गया। कहो महाराज, अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? कुशलता कैसी पीर साहब? डाकू खूनी कबूतर हमारे एक सौदागर दोस्त को लूट कर अपना बंदी बना लिया। तो मुझसे क्या चाहते हो? मदद पीर साहब, आप हमारे दोस्त खूनी कबूतर को कैद से आज़ाद करवा दीजिए। यह काम बड़ा कठिन है महाराज। तो क्या आप के दरवाजे से निराश लौटूंगा? नहीं महाराज, मैं उस सौदागर को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे अल्लाह मालिक। शुक्रिया पीर साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। और खुदा बख्श तुम महाराज को पहाड़ी से नीचे छोड़कर आओ, जो कम। चलिए महाराज, खुदा बख्श। हाफिज, खुदा हाफिज साहब, खुदा हाफिज महाराज। और केशव पंडित का वफादार बहादुर बाज के साथ अब रेगिस्तानी इलाके में पहुंचा। लगता है केशव पंडित अपने वफादार बहादुर बाज के साथ जब रेगिस्तान के इलाके में पहुंचा, लगता है अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यहाँ हमें अपना वेश बदल कर काम करना होगा। इसलिए मैं वेद का रूप धारण कर लिख कर किसी खेमे में और ठहरने का ठिकाना ढूंढता हूँ। तुम
चक्कर लगा आओ। सिर दी वह एक खेमे में पहुंचा। भैया एक परदेसी हूँ और आज ही रात काटने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तुम कौन हो और ये रेगिस्तान में क्या करने आए हो? मेरा नाम सुकीन है और मैं वैद्य हूँ। लोगों का इलाज करता हूँ। तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तुम यहीं ठहरो, मैं मालिक को पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह लौटा। मालकिन ने तुम्हें ठहरने की इजाज़त दे दी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, हमें दे दो। तो हमारे पास हथियार कहाँ से आया भैया? हम तो हुकूमती आदमी हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं। आपका आप अपना इंतमान कर देने के बाद पहरेदार केशव पंडित को खाली तंबू में ले जाकर ठहरा दिया। अब यहाँ आप खेमा बैठ जी और आराम से जब तक चाहे रह सकते हो। शुक्रिया पहरेदार जी। अगले दिन सुरेन खेमे में रोगियों की भीड़ लगनी शुरू होगी, परंतु सुकेन रोगियों को देखने से पहले अपना सवाल करता। तुम्हें डाकू खूनी कबूतर को देखा है? उसका खेमा यहाँ से कितनी दूर है? मुझे नहीं मालूम है जी, पता नहीं। इन खेमों की मालकिन कौन है? उसका नाम क्या है? पता नहीं। थोड़ी देर बाद जब मरीज चले गए तो सुकेन बिस्तर पर लेटा। अजीब लोग हैं यहाँ, कोई कुछ बताने को नहीं चाहता। और जब उस समय कुनी कबूतर अपने तंबू में बैठा था, उसके पास दोनों तरफ खुखार कुत्ते बैठे अपनी जीभ लपलपा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने खेमे में प्रवेश किया। क्या खबर लाए हो माइक? सरदार, सुबह सुबह मैंने इस रेगिस्तान में एक सोने की चिड़िया को देखा है जो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही न जाने कहाँ गायब हो गई। लड़की और मेरे इलाके में असंभव, जरूर कोई धोखा हुआ है। नहीं सरदार, मैंने स्वयं अपनी आंखों से घोड़े जाते हुए देखे हैं। तो फिर तुम्हें भूत देखा होगा। मैंने इस इलाके में इतना खून बहाया है कि लोग की आत्माएं मरने के बाद भटक रही हैं। अक्सर यहाँ लोग दिखाई पड़ जाती है। तभी एक डाकू के खेमे में प्रवेश किया। सरदार, हमारी सीमा पर दो पैरी अभी अभी एक पीर फकीर को लेकर आए हैं। पीर आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, उन्हें आदर सहित ले अंदर ले आओ। माइक, अब तुम जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जो आज्ञा सरदार। तभी पीर साहब उसके खेमे में प्रवेश किया। यह पीर आज मुझे फिर अपनी नसीहत की गुट्टी पिलाने आया है। अगले ही क्षण, कहिए पीर साहब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खूनी कबूतर, आज फिर तुम्हें वही नसीहत दोहराने आए हैं। तुम अपने ही भाइयों को लूट कर उससे प्राप्त दौलत को अपने सपने का महल खड़ा नहीं कर सकते। कौन भाई? किसका भाई? यह दुनिया बड़ी जालिम है पीर साहब। तुमने उस पालतू कबूतर को खूनी कबूतर बना दिया। यहाँ सब एक दूसरे को लूटने की ताक में रहते हैं। मैंने तो देखा है और सीखा है, वही कर रहा हूँ। यह अच्छा नहीं कर रहे। तुम यह मत भूलो, जिस दिन तुम विनाश के बादल तुम्हारे सिर पर मंडराएंगे, उस दिन तुम्हारा यह रेगिस्तान जल उठेगा और तुम्हारे साथी बेमौत मारे जाएंगे। पीर साहब, यह आप अपनी जुबान पर लगाम दो। चीखो मत खूनी कबूतर। इस वक्त तो मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे आदमी ने एक सौदागर कबीले में लूटपाट कर उसे बंदी बना लिया। मैं उसी को लेने तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अफसोस है पीर साहब, मैं सौदागर के आदमियों के हाथों मारा गया। अब वह अल्लाह के दरबार में बैठा होगा। तो फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ़ करे। तभी खूनी कबूतर अपने सेवक को अंदर खेमे में बुलाया। गोलू, पीर साहब को आदर सहित इन्हें हिफाजत से रेगिस्तान की सरहद से बाहर छोड़ाना। जो कम सरदार। वह सेवक को और साहब को अतिथि गृह में ले आया। आप यहाँ बैठिए पीर साहब, मैं आपके लिए जलपान लेकर आता हूँ। और तभी माइक के साथ दो अंग्रेज लुटेरे शराब के नशे में अतिथि गृह में पहुँचे। माइक, सुना है सौदागर की एक सुंदर बेटी। तुम उस सौदागर से कहो कि वह उस कैद से छुड़ाना चाहता है। माइक, सुना है वह सौदागर एक सुंदर बेटी भी है। तुम उस सौदागर से कहो कि वह
इस कैद से छूटना चाहता है तो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में सौंप दे। वह सौदागर बहुत जिद्दी है, यानी तुम्हें तो उसने साफ मना कर दिया, वह अपनी बेटी का हाथ उन चोर डाकुओं के हाथ में नहीं देगा। सौदागर की बात सुनकर पीर साहब चौंक पड़े। इसका मतलब खूनी कबूतर मुझे चकमा दे दिया। लोग ज़रूर ही सौदागर की बात कर रहे हैं, वे लोग उसका पता बता सकते हैं। अगले ही पल, सुनो भाइयों, तुम लोग अभी अभी किसी सौदागर की बात कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। तुम्हें उससे क्या बूढ़े, अपना काम देख। यदि मैं तुम यहाँ से चला गया तो फिर तुम कभी उस सौदागर की बेटी से नहीं मिल पाओगे। सुनो बाबा, तुम उसकी बात का बुरा ना मानना, वह इस वक्त नशे में है। हमें उस सौदागर की बेटी का पता बताओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सौदागर का पता चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी अपने पिता से मिलना चाहती है। ठीक है, हम तुम्हें उसके पिता से मिलवा देंगे। मुझे मालूम है कि वे लोग कहाँ कैद हैं। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ चलो और उस सौदागर की बेटी से मिलवा देता हूँ। हाँ हाँ चलो, देर किस बात की। तीनों अंग्रेज लुटेरे पीर साहब के साथ चल पड़े। उधर अगले दिन सुरेन सुखेन सोकर उठा, बुरी तरह चौंका। ओह, मेरी कटार और मेरी पिस्तौल कहाँ गई? लगता है दुश्मनों के खेमे में फंस गया हूँ। लेकिन बहादुर अभी नहीं लौटा। खूनी कबूतर का शिकार तो नहीं बन गया। चलूँ पहले उसका पता लगाऊं। लेकिन जैसे ही वह खेमे से बाहर निकला, सरदार खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मार डाल दूंगा। यह क्या बदतमीजी है भैया, अपने मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हो? खामोश, आगे आगे कोई सवाल न करना, चुपचाप अपने खेमे में चलो जाओ, यही हमारी मालकिन का हुक्म है। अजीब सिरफिरी है तुम्हारी मालकिन, पहले लोगों को अपने खेमे में ठहराती, फिर उनसे डरती है। सुनकर खेमे में आकर अपना सिर थाम कर बैठ गया। यह सज़ा मुझे ठीक ही मिली। मुझ जैसे आदमी को घोड़े बेच कर नहीं सोना चाहिए था। खैर, अब तो मैं किसी तरह मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। और सारे दिन इसी तरह खेमे में पड़े रहने के बाद शाम को वह पहरेदार एक जलती हुई मसाल लेकर खेमे में आया। चलिए वैद्य जी, आपको जाने का वक्त आ गया है। और सुरेन चुपचाप पीछे चल दिया, सिर दिए दोनों बालू के विचित्र रास्ते से होते हुए भयानक जंगल की खो में पहुंचे। कमाल की जगह है, यहाँ कोई दुश्मन भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। लेकिन यह खूनी कबूतर का अड्डा नहीं लगता, यहाँ कोई और जगह लगती है। तभी एक युवती अपने मुंह पर नकाब डाले वहाँ दाखिल हुई। शेख के तीनों व्यक्ति जिसे रात को पकड़ा था, वे एक खेमे में बंधे हैं। बानो, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। और फिर कुछ देर बाद तीनों व्यक्तियों को लेकर गुफा में लौट आती है युवती। पीर साहब आप? हाँ बेटी, लेकिन तुम कौन हो? मैं अरब के सौदागर अलबिन दिन की बेटी साजान बानो हूँ। माफ़ करना पीर साहब, मेरे आदमी आपको पहचान नहीं पाए, ऐसा सलूक कर बैठे। कोई बात नहीं बेटी। अगले ही पल शेख पीर साहब का बंधन खोल दो, जो हुक्म। इतना कहकर शेख पीर साहब ने के बंधन खोल दिए गए। उसके साथ ही तीनों से फिरंगी। कौन है ये? आपके आदमी हैं? नहीं बेटी, ये तीनों डाकू खूनी कबूतर के आदमी हैं। इन्होंने चकमा देकर अपने साथ लेकर आया हूँ। रास्ते में तुम्हारे आदमियों ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद साहबान सुरेन की ओर पलटी। कहिए वैद्य जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप कौन हैं और इस तरह भेष बदल कर मेरे खेमे में क्यों आए? मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैं जोधपुर के महाराज के कहने पर आपके पिता को खूनी कबूतर के पंजे से आज़ाद कराने आया हूँ। कि कैद कर लिया गया है। इस बात का कोई पक्का सबूत उसका हीरामल घोड़ा है, जिसे आदमी खेमे से बाहर करके खोल कर लाए हैं। लेकिन आपको अभी तक आपने असली नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका? केशव पंडित। केशव पंडित,
की तरफ पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के बाद शाहजहां ने एक जोरदार घूसा माइक के गाल पे जड़ा। बोलो कुत्ते, मेरे पिता को कहाँ बंद कर रखा है? खूनी कबूतर ने आह मार डाला। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? अभी मालूम पड़ जाएगा। अब बोल कुत्ते, आह मार डाला। तभी शहजादी अपने सेवकों को हुक्म दिया, शेख शेख इन तीनों फिरंगियों को ले जाकर जिंदा जला दो। जो हुक्म मानो। नहीं नहीं, हमें जिंदा मत जलाओ, हम तुम्हें सौदागर का पता बता देता हूँ। तो फिर जल्दी बक। सरदार ने उन्हें रेगिस्तान की उत्तरी काली गुफा में कैद कर रखा है। तुम्हें सरदार का खेमा कहाँ है और उस खेमे में कितने लोग हैं? उसका खेमा पूर्व की ओर एक बालू के पहाड़ के पीछे है। उसके दल में 500 लोग हैं, सब हथेरा बंद लैस है। ओह, लेकिन तुम लोगों की सरदार से क्या दोस्ती है? तुम उसकी क्या मदद करते हो? हम लोग सरदार को गोला बारूद अथवा बंदूक कारतूस भी सप्लाई करते हैं और वक्त पड़ने पर हम लोग उसकी लूट में भी मदद करते हैं, जिसकी बदले हमें लूट की 1/4 हिस्सा और हमारे खाने पीने और रहने का प्रबंध करते हैं। ओह, तो यह चाल के लिए तुम फिरंगियों ने लोगों को अपना माल बेचते हो और लूट में हिस्सा भी लेते हो। तभी इन लोगों का क्या किया जाए? कल इन तीनों के सिर काट कर खूनी कबूतर को तोहफे में दो। हम पर रहम करो मानो। और उसके बाद शेख अपने साथियों के साथ गुफा के बाहर निकले। तभी बहादुर बाज बहादुरबाज के साथ गुफा में प्रवेश किया और बाज की चोंच में कागज का टुकड़ा लगा था। ओह, तुम सही सलामत लौट आए। और इस बाज की चोंच में कागज का टुकड़ा कैसा है? शायद कोई पत्थर है लगता है, जरा खोल कर पढ़ो बेटा। और तब केशवपति ने पत्थर को ढका। मेरे अजनबी दोस्त, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को देख कर लगता है कि तुम खुदा के बंदे हो और मुझे नरक से छुड़ाने के लिए आए हो। यह पत्थर यहाँ तक पहुँचने का पूरा नक्शा है। भेज रहा हूँ जोधपुर के महाराज के पास पहुँचाकर कृपा करके मुझसे तुम्हारा खुदा हाफिज दोस्त अलविद खुद सुद। पत्थर सुनकर शहजादबानो खुशी से उछल पड़ी। अरे, यह तो मेरे बाबा का पत्थर है। खुदा का शुक्र है कि वह जहाँ भी है सही सलामत है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है बेटी। इस नक्शे द्वारा हम बड़ी आसानी से बिना कोई खतरा मोल लिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप लोगों की जाने की ज़रूरत नहीं पीर साहब, मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा। आप अपनी तैयारी रखें। जाओ बेटा, खुदा तुम्हारी मदद करे। इतना कहकर केशव अपने साथियों के साथ वहाँ से चल पड़ा। यह इत्तेफाक था कि केशव पंडित की शक्ल माइक से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए खूनी कबूतर के खेमे में जाकर उसका फ़ायदा उठाने का निश्चय किया। केशव जब खूनी कबूतर के खेमे से निकट पहुंचा तो दूर के बालू के टीले पर एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में या सुनसान इलाके में यह रोशनी कैसी? अगले ही क्षण, चलो बहादुर, रोशनी का पता लगाते हैं। रात के अंधेरे में छिपता हुआ वह टीले के निकट पहुंचा। उस टीले पर, बालू के टीले पर अपने हाथ में लालटेन हिला रहा था। अरे, यह तो किसी को इशारा कर रहा है। और दूसरी ओर एक रोशनी आती दिखाई दी। बहादुर, यह देख, उस दूसरे टीले पर भी ऐसी रोशनी नजर आ रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका भेद मालूम करना पड़ेगा। और कुछ उसी क्षण दूसरे टीले पे लालटेन नीचे रख दी। उसे लालटेन नीचे रखती केशव ने उस पर छलांग लगा दी और उसे उल्टा हुआ टीले से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही केशव ने हाथ से मुंह दबा दिया और उसकी गर्दन तोड़ डाली। और जल्दी ही केशव उस आदमी को वहीं बालू में दबा दिया। चल बेटा बहादुर, यह लालटेन और हो जा शुरू। अब
दूसरे टीले का राज मालूम करके आता हूँ। अगले ही क्षण बहादुर लालटेन हिलाना शुरू कर दिया। जब केशव पंडित दूसरे टीले पर पहुंचा, एक औपचारिकता आवाज सुनाई दी। ना जाने इस काले खां को क्या हो गया है, बार बार रोशनी दिखाकर सब कुछ ठीक होने का संकेत मांग रहा है। वह व्यक्ति अपनी लालटेन ऊंची कर उसे इशारा करने लगा। अचानक केशव पंडित ने पीछे से दबोच लिया और गला दबा कर मार डाला, और फिर उसे भी बालू में दफन करने के बाद केशव लालटेन को टीले के नीचे उतरा और अलबेदीन सूद चिंता में डूबा हुआ था। अचानक अपने सामने एक अजनबी आदमी को देखकर चौंका। तुम कौन हो? एक अजनबी दोस्त जिसने बहादुरबाज के हाथों तुम्हें संदेश भेजा था। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे बेटा? डाकुओं की इस जगह का तो किसी को भी पता नहीं, तुम्हारे भेजे नक्शे द्वारा। तभी उसे वहाँ अपनी किसी की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि फिर मिलना। अभी मुझे और भी काम है। आएगा कौन? वही खूनी कबूतर या उसके अंग्रेज सूचना चमचा होगा जिसे सरदार ने ज़्यादा मूल लगा रखा है। और केशव पंडित के हटते ही खूनी कबूतर सौदागर के सामने आ खड़ा हुआ। मैं आज आपसे सवालों के जवाब लेने आया हूँ अलबेदी सुन, बोलो तुम्हारा क्या उत्तर है? ज़रा मुझे सोचने का मौका दो। इतनी जल्दी मामले का फैसला कैसे कर सकता हूँ? इसमें सोचने वाली क्या बात है बूढ़े? तेरी अपनी बेटी के लिए मुझसे अच्छा वर कहाँ मिलेगा? जिसके पास दौलत है, शोहरत है, रेगिस्तान का बेताज बादशाह कहलाता हूँ। मैं सिर्फ एक सप्ताह ही तो समय मांग रहा हूँ। एक सप्ताह का मतलब कयामत तो नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का और समय देता हूँ, लेकिन याद रहे तुम्हें अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो स्वयं अपनी मौत के जिम्मेवार होगे। खूनी कबूतर के जाते ही केशव वहाँ आ गया। यही अच्छा मौका है आप यहाँ से भाग जाने का। लेकिन मेरे दूसरे साथी, उनका क्या हुआ? उनकी आप चिंता न मत कीजिए, मैं उन्हें भी यहाँ से निकालने का इंतजाम कर लिया है। इसलिए आप मेरे शेरा और बहादुर के साथ यहाँ से निकल जाए, मैं आता हूँ। इतना कहकर केशव अलबेदीन सूद को वहाँ लेकर चल पड़ा। फिर सिद्धि अलबेदीन सूद शहजाद बानो के खेमे में पहुँच गया। बाबा, कौन बानो? तुम यहाँ कैसे चली आई? तभी केशव वहाँ पहुँचा। पीर साहब, आप इन्हें लेकर तुरंत ही महाराज उमेद सिंह के पास ले जाइए। हम तब तक अपना काम निपटा कर सीधे जोधपुर पहुँच जाएंगे। नहीं बेटा, तुम युद्ध में मोर्चाबंदी का अधिक से अभी वाकिफ नहीं हो, इसलिए मेरा तुम लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अजीब, तुम बाबा को लेकर फौरन जोधपुर चले जाओ, जो हुक्म मानो। और फिर दोनों खूनी कबूतर खेमे में जाकर एक डाकू ने उसे सूचना दी। सरदार, दूर रेगिस्तान के रास्ते से एक काफिला गुजर रहा है। बिना हमारा आज्ञा पत्र लिए जाओ। और सिद्धि डाकू के दल को इसी समय कबीले के निकट जा पहुंचा। कौन हो तुम लोग, और हमारे सरदार का आज्ञा पत्र लिए बिना इस रास्ते से कैसे गुजर रहे हो? इसमें रेगिस्तान का कोई ठेका ले रखा तुम लोगों ने? लगता है तुम डाकू के बैरम खान के नाम को नहीं सुना। किस चूजे का नाम है भाई? चूजा या फास्ता कि तुम शेर को चूजा बताता है तो इससे रेगिस्तान का बेताज बादशाह है। कबूतर की औलाद, यह तू किस गुटर गुट कर रहा है इस पाल के अंदर? सुनो बानो, यह चूहा कैसी टलटल मार रहा है तेरी आपा। और तभी उस डाकू को पालकी का पर्दा हटा दिया। खूबसूरत लड़की, वाह, यह नायाब तोहफा देख तो सरदार खुश हो जाएंगे। तो फिर ले चलो इसे अपने साथ।
न न डाकू जी, ऐसा गजब न करना। ओह, तो यह हसीना किसी कोठे की जीनत है। वाह, फिर तो आज मुजरे की रात होगी। मुजरा, मज़ा आ जाएगा। मुजरे की नहीं बच्चों, मातम की। अगले पल शहनशाह के कबीला उन डाकुओं के साथ चल पड़ा। अगले पल शहनाज बानो का कबीला उन डाकुओं के साथ चल पड़ा। उधर केशव लोगों की नज़रों से छिपता हुआ खेमे में जा पहुंचा, जहां अलादीन सूद के साथी कैद थे। उन्होंने जल्दी से उन लोगों को खेमे से बाहर निकाला। तुम लोग एक जगह इकट्ठे रहो, तुम्हें तुम्हें थाम देता हूँ। शुक्रिया दोस्त, खुदा हाफिज। उन लोगों के तुम्हें ही उन लोगों के निकल जाने के बाद तुम्हें परीक्षा का समय आ गया। उन डाकुओं की बंदूकों को उठाकर हमारे पास लाना है। और बहादुर अपने मालिक का आदेश पाते ही चल पड़ा। और खेमे के डाकू बेसुध सोए हुए थे। बहादुर अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद केशव डाकुओं की बंदूकें और कारतूस अलाउद्दीन सूद के आदमी को सौंप दी। तुम लोग इन हथियारों को लेकर रेगिस्तान के चारों ओर फैल जाओ। डाकुओं को मोर्चा लेने के लिए तैयार रहो। दूसरी ओर मैदान में नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। सब डाकू शराब पी रहे थे। बानो नाच भी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद लोग नशे में बहकने लगे। क्या कयामत है, क्या बिजली है, चल हट, न बिजली न कयामत है। धीरे धीरे शहजाद बानो का नृत्य खूनी कबूतर की पिस्तौल की उसी पेटी के बीच खूनी कबूतर की उसी पेटी की खींच ली, बंदूक की पेटी खींच ली। सब नकली गोलियां भर दी। तभी पहरेदार ने तैनात डाकू बौखला हुए वहां पहुंचा। गजब हो गया सरदार, हमारी सारी बंदूकें कारतूस गायब है। सुनो दोस्तों, सबकी बंदूकें हवा हो गई। वाह, शराब हमने पी और नशा तुम्हें चढ़ रहा है। नहीं सरदार, मैं सच कह रहा हूँ, हमारी बंदूकें गायब हैं। कुछ गड़बड़ हो गई। दाएं दाएं, बड़ाम बड़ाम। अरे ये गोला बारूद की आवाज़ कैसी? उसी क्षण खेमे में सब लोग चौंक पड़े। सरदार, हमारी बंदूकें! अरे तुम्हारी भी बंदूक चोरी हो गई? बंद करो यह नाच गाना। क्या हुआ सरदार? धमाके की आवाज़ कैसी है? दुश्मन ने हमला कर दिया। तभी केशव अपने आदमी के साथ वहां पहुंचा। क्या हुआ सरदार? बैरम खां चकमा खा गए? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तुम्हारी मौत किसी की जगह आने के लिए किसी की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। खूनी कबूतर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। अब मैं अभी बताता हूँ कौन किसकी मौत है। इतना कहकर खूनी कबूतर ने कहकर पिस्तौल निकाल ली और जैसे उसका ट्रिगर दबाया था, चौका। धोखा धोखा कहाँ है बिजली, जिसने मेरी पिस्तौल में गोलियां निकाल ली? पकड़ो जोगम सरदार। तभी कुछ डाकू भयानक चिक्कार मार डाला। आह मार डाला। सरदार भागो वरना मारे जाओगे। फिर जैसे ही खूनी कबूतर वहाँ से भागना चाहा, शाहजहान बानो अपनी कटार उसके पेट में घोंप दी। खचाक। आह, मर गया। तू भाग कर कहाँ जाता है कुत्ते? उसी क्षण पीर साहब सामने आ गए और खूनी कबूतर देख लिया अपने पापों का अंजाम। इसलिए मैंने तुम बार बार कहा था कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो। तुम नहीं माने, तो यह आपका किया धरा नाटक है। धीरे धीरे पीर साहब, इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने। खूनी कबूतर, दोस्त से बढ़कर एक और चीज़ होती है, इंसानियत। मैंने इंसानियत की रक्षा की है। इस चक्रव्यूह को रचना यह पाप नहीं, पुण्य है। और पीर साहब देखिए, इस पापी का पूरा रेगिस्तान जल रहा है। तभी राजा उमेद सिंह भी वहां आ पहुंचे। हम तुम्हारे एहसानमंद है केशव पंडित, आज तुमने खूनी कबूतर को पूरे रेगिस्तान से छुटकारा दिलाया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया महाराज, यह मेरा मानव धर्म था। मुझे आज्ञा दीजिए। बिना पुरस्कार लिए खाली हाथ जा रहे हो केशव पंडित, अपना पुरस्कार तो लेते जाओ। क्षमा करिए महाराज, मुझे पुरस्कार नहीं
चाहिए। इतना कहकर केशव पंडित वहाँ से निकल जाना पलटा। बड़ा विचित्र लड़का है, मुझे तो कोई फरिश्ता लगता है। उसी समय मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ और खूनी कबूतर के खेमे में उड़न छू करके जलने लगा। अब मैं भी चलता हूँ महाराज, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। बड़ा समाप्त दोस्तों।